नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फ्रांस में शुरू हुई रफाल डील की जांच। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि चोर की दाढ़ी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तराखंड का जिक्र कर ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर हमला, बोले यूपी की जनता सिखाएगी सबक। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि धर्म और जाति के नाम पर समाज को भिड़ाना भाजपा का राष्ट्र धर्म। कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने भाजपा पर साधा निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से यूपी के चुनाव में भाजपा को नुकसान होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। फ्रांस में शुरू हुई राफेल डील की जांच। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, चोर की दाढ़ी। जी हां दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामला एक बार फिर से चर्चा में है। राफेल सौदे को लेकर जांच के लिए फ्रांस में एक जज की नियुक्ति की गई है। इसके बाद अब भारत की सियासत गर्मा गई है। फ्रांस द्वारा न्यायिक जांच शुरू करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग कर दी है। इस बीच राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चोर की दाढ़ी, राफेल स्कैम। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राफेल सौदे को लेकर कहा कि फ्रांस द्वारा न्यायिक जांच के आदेश देने के बाद राहुल गांधी की बात सही साबित हुई। हम राफेल खरीद की जेपीसी जांच की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि उनकी सरकार फ्रांसीसी जांच के आलोक में जेपीसी जांच की अनुमति कब देगी। सुरजेवाला ने कहा, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, देशद्रोह, राजकोष को नुकसान से जुड़े राफेल घोटाले का घिनौना सच आखिरकार बेनकाब हो गया है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आज सही साबित हुए हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर दोहराया कि राफेल सौदे में घूस दी गई थी। कांग्रेस ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद के उस बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया था, रिलायंस कंपनी को डील में साझेदार बनाने के फैसले भारत सरकार का था, इसलिए ऐसा करने के सिवा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड का जिक्र कर ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर हमला, बोले यूपी की जनता सिखाएगी सबक। जी हां दोस्तों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को उत्तराखंड में चले सियासी संकट का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने और पुष्कर सिंह धामी को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर राजभर ने कहा कि बीजेपी उत्तराखंड में इस कार्यकाल में तीसरा सीएम बनाने जा रही है। भारतीय झूठ पार्टी बताते हुए राजभर ने कहा कि यूपी की जनता सबक सिखाएगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनने पर 5 साल में 5 जाति का सीएम व 20 डिप्टी सीएम फॉर्मूले पर बीजेपी नेताओं ने पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का उपहास उड़ाया। यही बीजेपी उत्तराखंड में 4 वर्ष 3 माह में तीसरा सीएम बनाने जा रही है। 2022 में यूपी की जनता भारतीय झूठ पार्टी को सबक सिखाएगी। मालूम हो कि उत्तराखंड में बीजेपी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री को बदला है। 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले तीरथ सिंह रावत को संवैधानिक संकट खड़ा होने के चलते मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनके पहले तकरीबन 4 साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहे थे। तीरथ सिंह रावत को 6 महीने के भीतर किसी भी विधानसभा सीट से जीत दर्ज करनी थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से अभी कोई उपचुनाव घोषित नहीं किए गए हैं। इसकी वजह से 6 महीने के अंदर वे विधायक नहीं बन सकते थे। ऐसे में उन्होंने शुक्रवार देर रात को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात कर इस्तीफा सौंप दिया था। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को नया सीएम बनाया गया है। वे रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। धर्म जाति के नाम पर समाज को बिठाना बीजेपी का राष्ट्र धर्म। कृषि कानूनों को लेकर राकेश टिकैत का निशाना। जी हां दोस्तों, आंदोलन के 7 महीने बीत जाने के बाद भी किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। कई बार विवाद होने के बावजूद किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। अब उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि धर्म और जाति के नाम पर समाज को लड़ाना ही भाजपा का राष्ट्र धर्म है। राकेश टिकैत ने एक तस्वीर भी ट्वीट की जिसमें लिखा हुआ है, भारतीय वाल्मीकि संघ। दरअसल भारतीय वाल्मीकि संघ ने उनका स्वागत किया था। उन्होंने 5 जुलाई को गाजीपुर में वाल्मीकि किसान पंचायत करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा, किसान यूनियन का राष्ट्र धर्म सभी जाति धर्म के लोगों का पेट भरना और उन्हें एक सूत्र में बांधना है। राकेश टिकैत भाजपा की केंद्र सरकार और यूपी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि किसान आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते, चाहे 2024 तक प्रदर्शन करना पड़े। वहीं टिकैत ने खुलकर कहा है कि उत्तर प्रदेश में वह लोगों से अपील करेंगे कि भाजपा को वोट ना दे, बाकी किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। बता दें कि राकेश टिकैत बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल भी पहुंचे थे। वहीं भी उन्होंने भाजपा के खिलाफ वोटिंग करने की अपील की थी। हालांकि वह यह बात कभी स्वीकार नहीं करते वह किसी राजनीतिक पार्टी का साथ दे रहे हैं। विपक्ष खुलकर किसान आंदोलन के पक्ष में खड़ा है। 2 दिन पहले टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा भी राकेश टिकैत से मुलाकात करने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो किसान एक बार फिर दिल्ली में प्रवेश कर जाएंगे और ट्रैक्टर रैली इस बार संसद भवन तक जाएगी। वह 26 जनवरी की हिंसा के लिए भी सरकार और दिल्ली पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं कि यह किसानों के खिलाफ की गई साजिश। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
सत्ता का ऐसा बदरंग चेहरा कभी नहीं देखा। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव परिणाम पर जाने और क्या बोले अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सत्तारूढ़ दल ने सभी लोकतांत्रिक मान्यताओं का तिरस्कार करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष को एक मजाक बना दिया है। अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि सत्ता का ऐसा बदरंग चेहरा कभी नहीं देखा गया। भाजपा ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए मतदाताओं के अपहरण, उनको मतदान से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन के सहारे बल प्रयोग किया और जबरदस्ती हेल्पर देकर अपने पक्ष में मतदान करा लिया। भाजपा की धांधली का विरोध करने पर समाजवादी कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे जनादेश के अपहरण के लिए भाजपा सरकार नंगा नाच करने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि अजीब बात है कि जहां जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में ज्यादातर परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए थे और भाजपा की बुरी हार हुई थी, वहीं अब जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में भाजपा सत्ता के बल पर धांधली करके बहुमत में आ गई है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। प्रशासनिक अधिकारियों को याद रखना चाहिए कि सेवा नियमावली का उल्लंघन करते हुए सत्ता दल के पक्ष में संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त पंचायती राज को ज्ञापन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सत्ता दल की तानाशाही मुख्य रूप में दिखाई दी। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी समर्थक पंचायत सदस्य अरुण रावत का अपहरण कर लिया गया। डीएम कार्यालय में सपा प्रत्याशी विजयलक्ष्मी को बिठा लिया गया और उनके पति विधायक अमरीश पुष्कर को उनसे मिलने से भी रोका गया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और महिलाओं के विरोध पर उनसे अभद्रता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में नई चुनावी टीम उतारने की कांग्रेस की भी तैयारी। हरीश रावत को चुनावी चेहरा बनाने का हो सकता है ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने के भाजपा के प्रयोग को विफल मान रही कांग्रेस ने भी अगले चुनाव के लिए अपनी नई टीम मैदान में उतारने की पुख्ता तैयारी कर ली है। पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि कांग्रेस महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर प्रदेश की सियासत में लौटकर पार्टी की चुनावी कमान संभालेंगे। पार्टी हाईकमान की ओर से चुनाव को देखते हुए जल्द ही उत्तराखंड कांग्रेस के विधायक दल के नए नेता की नियुक्ति का भी ऐलान कर दिया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड के घटनाक्रमों पर करीबी निगाह रख रहे कांग्रेस हाईकमान ने हरीश रावत से राज्य की चुनावी सियासत को लेकर बीते कुछ दिनों के भीतर कई बार चर्चा की है। साथ ही हाईकमान ने रावत को यह संकेत दे दिया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की चुनावी टीम की कमान उनके हाथों में सौंपी जा सकती है। बताया जाता है कि हरीश रावत ने भी उत्तराखंड की सियासत में लौटने की अपनी तैयारी करते हुए पंजाब के प्रभारी पद से मुक्त किए जाने की इच्छा हाईकमान को बता दी है। पुष्कर सिंह धामी के 4 महीने में भाजपा के तीसरे मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस से जुड़े वरिष्ठ सूत्रों ने कहा कि इसमें अब संदेह की गुंजाइश ज्यादा नहीं है कि हरीश रावत को राज्य की सियासत में वापस भेजा जाएगा और हाईकमान उन्हें चुनावी चेहरा बनाने की घोषणा में बहुत देर नहीं करेगा। संकेतों से साफ है कि हरीश रावत को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की कमान सौंपी जा सकती है। चुनाव के लिहाज से पार्टी की यह सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है और अमूमन इस समिति के अध्यक्ष को पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में देखा जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोवैक्सीन के निर्यात के सौदे में हुए भ्रष्टाचार पर जवाब दे पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने ब्राजील की ओर से कोवैक्सीन के आयात को निलंबित किए जाने का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि सरकार की हिस्सेदारी वाले इस टीके से संबंधित सौदे में अनियमितता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को जवाब देना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह सवाल भी किया कि जब टीकों की निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई थी तो फिर भारत बायोटेक से जुड़े इस सौदे को जारी रखने की अनुमति कैसे दी गई। गौरतलब है कि भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके कोवैक्सीन की 2 करोड़ खुराकें खरीदने पर सहमत हुई। ब्राजील की सरकार ने समझौते में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद गत बुधवार को इस करार को निलंबित करने की घोषणा कर दी। इसके बाद भारत बायोटेक ने एक बयान में कहा कि उसे अभी ब्राजील से टीका के लिए अग्रिम भुगतान नहीं हुआ है। हैदराबाद की दवा निर्माता कंपनी ने कहा कि कंपनी ने करार, नियामक मंजूरियों और आपूर्तियों के लिहाज से ब्राजील में भी उन्हीं नियमों का पालन किया जिनका उसने दुनिया के अन्य देशों में कोवैक्सीन की सफल आपूर्ति के लिए किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने संवाददाताओं से कहा, भारत बायोटेक एक निजी कंपनी है और इसने आईसीएमआर के साथ मिलकर कोवैक्सीन का निर्माण किया था। आईसीएमआर के साथ इस कंपनी की साझेदारी की वजह से सरकार की भी भूमिका है, इसमें आम लोगों का पैसा लगा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे आप नेता संजय सिंह। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट ऑफिस से मुलाकात की। दोनों के बीच बैठक जारी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन की बधाई देने वहां पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं की इस बैठक को अहम माना जा रहा है और साथ ही कई कयास लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी सक्रियता बढ़ाने में लगातार जुटी हुई है। किसान आंदोलन से लेकर राम मंदिर के मसले पर आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। हाल ही में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, चुनाव आते ही अंबेडकर जी और राष्ट्रपति जी दोनों भाजपा को याद आ गए, लेकिन श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास में राष्ट्रपति जी क्यों नहीं याद आए। बता
दें कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी हैं, वह काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मन बना चुकी है। हाल ही में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर ने यूपी प्रभारी संजय सिंह से उनके लखनऊ स्थित आवास पर तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फ्रांस में भारत के साथ राफेल जेट डील की होगी जांच, जज की नियुक्ति के आदेश। जी हां दोस्तों, फ्रांस ने भारत के साथ वर्ष 2016 में हुए अरबों डॉलर के विवादित राफेल फाइटर जेट डील की जांच के आदेश दिए हैं। देश के नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। इसके लिए एक जज की नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। करीब 9.3 अरब डॉलर के इस समझौते के तहत भारत को 36 फाइटर जेट दिया जाना है। यह समझौता भारत सरकार और फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी दसॉल्ट के बीच हुआ था और इसमें लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में इन आरोपों में कोई दम नहीं पाया था। इससे पहले नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर्स ने राफेल सौदे की जांच करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद फ्रांसीसी खोजी वेबसाइट मीडियापार्ट ने उस पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसने कहा कि फ्रांसीसी जांच एजेंसी राफेल डील को लेकर जारी संदेहों को दबाना चाहती है। इससे पहले अप्रैल महीने में मीडियापार्ट ने दावा किया था कि राफेल डील में मदद करने वाले लोगों को छिपाकर करोड़ों रुपए दलाली दिया गया। मीडियापार्ट ने कहा कि इस दलाली में से कुछ हिस्सा घूस के रूप में भारतीय अधिकारियों को दिया गया। दसॉल्ट ने इन आरोपों का खंडन किया और दावा किया कि राफेल डील में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। भारत में भी केंद्र की मोदी सरकार ने इस सौदे में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का लगातार खंडन किया है। इन खबरों के बाद फ्रांस के एनजीओ शेरपा ने भ्रष्टाचार के संबंध में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद फ्रांसीसी जज ने अब राफेल डील की जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरी डील में अनिल अंबानी की नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस विवादों के घेरे में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई बार रिलायंस के साथ हुई इस डील को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी राहुल ने राफेल डील में भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। फ्रांसीसी कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से राफेल का जिन्न बाहर आ गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीनेशन के मुद्दे पर लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, ट्वीट कर कहा माइंड द गैप। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीनेशन रेट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक ग्राफ को ट्वीट कर बताया कि महामारी की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए भारत की वास्तविक कोविड-19 वैक्सीनेशन रेट केंद्र सरकार के टारगेट रेट से 27% कम है। साथ ही राहुल ने ट्वीट के कैप्शन में लिखा कि माइंड द गैप वैक्सीन कहां है। वैक्सीन के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। देश में टीके की खुराक की कमी को समाप्त करने के लिए राहुल गांधी ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है। एक दिन पहले शुक्रवार को राहुल गांधी ने एक बार फिर वैक्सीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। राहुल गांधी के ट्वीट पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कम से कम 2 केंद्रीय मंत्रियों ने पलटवार किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पूछा कि राहुल गांधी की समस्या क्या है, क्या वो नहीं पढ़ते हैं, क्या उन्हें समझ में नहीं आता है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने एक दिन पहले जुलाई महीने के लिए टीके की उपलब्धता के संबंध में फैक्ट्स रखे थे। अहंकार और अज्ञानता के वायरस के लिए कोई टीका नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नेतृत्व में बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। इस बीच देश के विभिन्न हिस्सों से टीके की कमी की खबरें देखने को मिली है। ओडिशा सरकार ने कोविशील्ड खुराक की कमी के कारण 16 जिलों में टीकाकरण अभियान रोक दिया है। असम ने गुरुवार को कहा कि वो पिछले 10 दिनों में केवल 16.63 लाख लोगों का टीकाकरण कर सका, जो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से निर्धारित टारगेट से लगभग 45% कम है, क्योंकि कोविड-19 टीकों की भारी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड संकट के लिए कांग्रेस ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा को बताया जिम्मेदार, कहा खिलौनों की तरह बदल रहे मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद भाजपा पर सत्ता की बंदरबांट करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि खिलौनों की तरह मुख्यमंत्री बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जिम्मेदार हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब उत्तराखंड की जनता चुनाव का इंतजार कर रही है ताकि वह स्थिर और प्रगतिशील सरकार के लिए कांग्रेस को मौका दे सके। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, उत्तराखंड की देवभूमि भाजपा की सत्ता की लालच, सत्ता की मलाई के लिए होड़ और भाजपा की विफलता का उदाहरण बनती जा रही है। सुरजेवाला ने दावा किया, राज्य के लोगों ने पूर्ण बहुमत देकर भाजपा को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन भाजपा ने सिर्फ सत्ता की मलाई बांटने और सत्ता की बंदरबांट करने का काम किया। भाजपा के लिए यह अवसर सत्ता की मलाई चखने का अवसर बन गया। उन्होंने दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अतीत की भाजपा सरकारों में कई मुख्यमंत्रियों को बदलने जाने का उल्लेख करते हुए कहा, भाजपा का एक ही कार्यकाल में मुख्यमंत्री बदलने का इतिहास है। भाजपा खिलौनों की तरह मुख्यमंत्री बदलती है, यही उत्तराखंड में हो रहा है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि इस स्थिति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जिम्मेदार हैं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, भाजपा ने उत्तराखंड में पहले भी 3 मुख्यमंत्री बदले थे और इस बार भी तीसरा मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है। हम तो कहेंगे कि अगले 6 महीनों में 2-3 और बदल दीजिए ताकि देश में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बदलने का रिकॉर्ड बने। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की सियासत में खास
होने वाला है 5 जुलाई। जाने राजनीति में क्यों मची है हलचल। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत में 5 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार की हलचल मचाती राजनीति के बीच राजद अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने पर बड़े आयोजन की तैयारी कर रहा है, जिसे पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करने वाले हैं। तेजस्वी यादव, जिनकी अगुवाई में राजद तेजी से आगे बढ़ रहा है, उन्होंने 5 जुलाई के आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए आह्वान करते हुए कहा है कि राजद ने स्थापना से लेकर आज तक कभी भी सत्ता के लिए न ही अपने संकल्प और न ही अपने सिद्धांतों और विचारधारा से समझौता किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी की जो नीति सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की रही है, उसे लालू प्रसाद को प्रताड़ित करने के बावजूद कभी झुकने नहीं दिया गया है। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जाहिर है तेजस्वी यादव कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि न सिर्फ पार्टी और महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट रहे, बल्कि आने वाले समय में जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में ये उम्मीद जगी रहे कि बिहार की सियासत में कुछ भी हो सकता है। सत्ता महागठबंधन के हाथ में भी आ सकती है और हो सकता है कि 5 जुलाई के बाद तेजस्वी यादव और आक्रामक होकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, जिसका इशारा लगातार अपने बयानों से कर भी रहे हैं। राजद के स्थापना दिवस के 25 साल होने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक कहते हैं कि 5 जुलाई से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बिहार व देश में अराजक माहौल और महंगाई के खिलाफ लड़ाई का आगाज करेंगे। वहीं दूसरी तरफ लोजपा के लिए भी 5 जुलाई काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। लोजपा पर किसकी पकड़ गहरी है, इसकी तस्वीर बहुत कुछ 5 जुलाई को दिख सकती है। चिराग पासवान 5 जुलाई को पार्टी पर अपनी पकड़ दिखाने के लिए आशीर्वाद यात्रा के बहाने बिहार की यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। चिराग की कोशिश है कि आशीर्वाद यात्रा के बहाने सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जाए और धरातल पर अपनी शक्ति का आकलन भी कर ले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में और तेज हुई बगावत की आग। इस्तीफे पर अड़े मंत्री के समर्थन में आए 5 विधायक और 1 मंत्री। नीतीश से मिलेंगे बागी सहनी। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार में नीतीश कैबिनेट के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। अफसरशाही से नाराज सहनी के समर्थन में 5 विधायक और 1 मंत्री सामने आए हैं। सभी का कहना है कि सरकार में अफसरशाही हावी है। सहनी इस्तीफा देने पर अड़िग हैं। उन्होंने कहा कि मैंने निर्णय कर लिया है कि और अब पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शनिवार को मिलने का समय भी मांगा है। सहनी ने गुरुवार को कहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग मंत्री स्तर पर होना चाहिए था, वो अफसर कर रहे हैं। अब इस अपमान के साथ मंत्री पद पर रहना उचित नहीं है। मदन सहनी ने कहा, सरकार में चंद अफसरों की ही चलती है, मंत्री विधायक की कोई नहीं सुनता। मैं इस्तीफा दे रहा हूं। हमारे सहयोगी जिनका दिल मजबूत है उन्हें मंत्री नहीं रहना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। मंत्री की बातों का विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने खुलकर समर्थन किया ही है। शुक्रवार को भाजपा विधायक डॉक्टर मिथिलेश कुमार, अरुण शंकर प्रसाद और जेडीयू के डॉक्टर संजीव कुमार भी सहनी के पक्ष में आ गए। शुक्रवार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा कि सहनी सही बोल रहे हैं, किसी भी मंत्री के मान सम्मान पर ठेस पहुंचने पर ऐसा स्वाभाविक है। पासवान ने कहा, कुछ पदाधिकारी मनमानी करते हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। हम शुरू से कहते रहे हैं कि मंत्री बड़ा होता है, न कि सचिव। भाजपा विधायक मिथिलेश ने कहा, पद से बड़ा सिद्धांत होता है। सहनी के त्याग की भावना को मैं सलाम करता हूं। मंत्री ने जो मुद्दा उठाया है उसकी जांच होनी चाहिए। वहीं एक अन्य भाजपा विधायक अरुण शंकर ने कहा, विधायिका के सम्मान में कुछ अफसरों का अहंकार आड़े आ रहा है। मदन सहनी की बातें सही हैं तो यह बहुत दुखद है, हास्यास्पद है। विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने नीतीश के मंत्रियों पर ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए करोड़ों कमाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 80% मंत्रियों ने घूस लिया है। ज्ञानू ने कहा कि मंत्रियों के घर पर छापे मारे जाए तो करोड़ों रुपए बरामद हो सकते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए खुलकर पैसा लिया गया है और एक अफसर को 5 बार फोन किया गया है कि आप आइए, पैसा दीजिए, तब आपका ट्रांसफर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड संकट के लिए कांग्रेस ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा को बताया जिम्मेदार। कहा, खिलौनों की तरह बदल रहे मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद भाजपा पर सत्ता की बंदरबांट करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि खिलौनों की तरह मुख्यमंत्री बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जिम्मेदार हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब उत्तराखंड की जनता चुनाव का इंतजार कर रही है ताकि वह स्थिर और प्रगतिशील सरकार के लिए कांग्रेस को मौका दे सके। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, उत्तराखंड की देवभूमि भाजपा की सत्ता की लालच, सत्ता की मलाई के लिए होड़ और भाजपा की विफलता का उदाहरण बनती जा रही है। सुरजेवाला ने दावा किया, राज्य के लोगों ने पूर्ण बहुमत देकर भाजपा को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन भाजपा ने सिर्फ सत्ता की मलाई बांटने और सत्ता की बंदरबांट करने का काम किया। भाजपा के लिए यह अवसर सत्ता की मलाई चखने का अवसर बन गया। उन्होंने दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अतीत की भाजपा सरकारों में कई
मुख्यमंत्रियों को बदलने जाने का उल्लेख करते हुए कहा, भाजपा का एक ही कार्यकाल में मुख्यमंत्री बदलने का इतिहास है। भाजपा खिलौनों की तरह मुख्यमंत्री बदलती है, यही उत्तराखंड में हो रहा है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि इस स्थिति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जिम्मेदार हैं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, भाजपा ने उत्तराखंड में पहले भी 3 मुख्यमंत्री बदले थे और इस बार भी तीसरा मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है। हम तो कहेंगे कि अगले 6 महीनों में 2-3 और बदल दीजिए ताकि देश में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बदलने का रिकॉर्ड बन जाए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।